चलिए शुरू करें। एक शायद मुझसे गलती हो गई, इसमें लिखा कि जॉन बांदुरा और एल्बर्ट बांदुरा दो अलग अलग व्यक्ति हैं क्या? आपने परिवार की भूमिका में ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में जॉन बांदुरा लिखवाया था और कल अल्बर्ट। ये अल्बर्ट है इसका नाम। अगर तब मैंने गलती से जॉन बोल दिया तो उसको ठीक कर लीजिए, एल्बर्ट बांदुरा है। पहला सवाल है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या अंतर है? क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि जब कोई बच्चा सिचुएशंस को देखे, पहले स्टिमुलस के बाद दूसरा स्टिमुलस है, दूसरे स्टिमुलस से वो रिस्पॉन्स करता है, धीरे धीरे अगर सेकंड स्टिमुलस की जरूरत खत्म हो जाए और पहले स्टिमुलस से ही वो रिस्पॉन्स आने लगे जो सेकंड स्टिमुलस से होता था, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। बात समझ में आ रही है? ये एकदम सारा सिर के ऊपर से निकला। स्टिमुलस 1, देखो ये है स्टिमुलस 1, इस पर किसने दिया रिस्पॉन्स 1? समझ लीजिए कि उस बच्चे की मां ने दिया, जो कल एग्जाम्पल था ना। तो कोई व्यक्ति दिखा, ये स्टिमुलस 1 है, इस स्टिमुलस 1 को देखकर उस बच्चे की मां ने रिस्पॉन्स 1 दिया। ये रिस्पॉन्स 1 स्टिमुलस 2 हो गया उस बच्चे के लिए। स्टिमुलस 2 को देखकर बच्चे ने रिस्पॉन्स नंबर 2 दिया। ये सिचुएशन है। एक समय के बाद, क्योंकि बच्चा बार बार देखता है कि रिस्पॉन्स 1 जो उसकी मां का है वो उसके लिए स्टिमुलस बार बार बनता है, एक समय के बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी और यही स्टिमुलस 1 से ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये प्रोसेस है कि बच्चे अवचेतन स्तर पर कैसे अपने माँ बाप या बाकी व्यक्तियों के व्यवहार से चीजों को सीख लेते हैं। सबलिमिनल है, अवचेतन स्तर पर कैसे चीजें आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग कोई अलग चीज नहीं है, वो भी कुछ हद तक वही चीज है। बिहेवियरल फंक्शन का अर्थ, मैंने कहा था कि एटीट्यूड के 3 फंक्शन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। बिहेवियरल फंक्शन अलग से नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसके जीवन में संगति रहे, और संगति का मतलब है जो वो सोचता है, जो वो महसूस करता है और जो वो करता है, कॉग्निशन, अफेक्शन और उसके जो एक्ट्स हैं। जिसके व्यक्तित्व में संगति है वो खुश व्यक्ति है। खुश का मतलब बाकी लोगों की तुलना में खुश रहेगा, उसके जीवन में तनाव कम होंगे, क्योंकि वो अपने ही अंदर बटा हुआ इंसान नहीं है। और यदि कोई चाहे कि मैं बटा हुआ इंसान ना बनूं, सहज इंसान बनूं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि एटीट्यूड्स के बेस पर अपने बिहेवियर को डिफाइन करें। तो एटीट्यूड्स की वजह से एक तो बिहेवियर करने का ऑप्शन सीधा मिल जाता है कि आपको पहले से पता है कि बिहेवियर क्या करना है, और दूसरा जो व्यक्ति एटीट्यूड के हिसाब से बिहेवियर करता है उसके अंदर, दिमाग के अंदर बंटवारा नहीं होता, स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बनता, वो सहज व्यक्ति बना रहता है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फंक्शन है, छोटा मोटा नहीं है। तीसरा है अनवित योजना या स्कीमास। क्या होता है? आपके नोट्स में शब्द आएगा। स्कीमास का मतलब होता है सोचने के खांचे। हम जो सोचते हैं कुछ खांचे बने होते हैं। जैसे एक वही कि अगर आप एक ऐसे परिवार या स्कूल से रहे जहां पर सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता को लेकर कुछ सिस्टम्स बन गए आपके दिमाग के अंदर, बैठ गए आपके दिमाग के अंदर कि इस धर्म के लोग सांप्रदायिक होते हैं, इस धर्म के लोग अच्छे होते हैं, इस राज्य के लोग खराब होते हैं, उस राज्य के लोग अच्छे होते हैं। अभी ढांचे या खांचे बने हुए हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति आपके सामने आएगा, उसका मूल्यांकन करने की नौबत आएगी, उस खांचे की मदद से आप तुरंत मूल्यांकन कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि एटीट्यूड्स वर्क एज स्कीमास, स्कीमास की तरह से या खांचों की तरह से काम करते हैं, और इससे आपको हर फैसले में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फैसला लेने का एक सिस्टम, एक ढांचा या एक खांचा पहले से बना रहता है। ये सुविधा रहती है, ठीक है। कानून व्यवस्था दंड के भय से न चलकर समाज के सदस्यों के नैतिक आचरणों से चलती है। किस विचार ने ऐसा कहा? वाह, ये किसी विचारक ने ऐसा खास वाक्य बोलो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको किसी विचारक के नाम से बहुत लगाव है ही, तो समाजशास्त्र के अधिकांश लोग, जैसे एक व्यक्ति इमाइल दुर्खीम हुआ, उसने ये कहा कि किसी समाज में कितने अपराध होंगे, कितने नहीं होंगे, ये समाज की अंतः चेतना या सामाजिक चेतना जो सोशल कंशाइंस होती है वो तय करती है। तो आप चाहें तो उसका नाम बोल दीजिए, क्योंकि ये लॉजिक वैसा ही है जो वो बोल रहा था। इमाइल दुर्खीम कहते हैं इस आदमी को। एक बहुत प्रसिद्ध, इस व्यक्ति के साथ एक बहुत प्रसिद्ध रिसर्च एसोसिएटेड है सुसाइड्स के बारे में, आत्महत्याओं के बारे में। दुनिया का सबसे व्यवस्थित अध्ययन इसी व्यक्ति ने किया है। 26,000 केसेस सुसाइड के स्टडी किए, उनको रिसर्च करके फिर कुछ फैसले निकाले, और उन पर फैसला यही निकाला कि सुसाइड कोई इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, सुसाइड एक सोशल फैक्ट है, एक सामाजिक मसला है। इस पर कभी बात करेंगे, जिक्र होगा तो। अंतिम सवाल इनका है, व्यक्तित्व को स्वभाव व चरित्र दोनों में से किसके समीप अधिक माना जाएगा, या यह इन दोनों से पूर्णतः भिन्न है, और व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की स्वयं की कितनी भूमिका होगी? देखो, स्वभाव और चरित्र क्या है? स्वभाव है जो प्रदत्त है, आप जैसे मूल रूप से आपका स्वभाव है, क्या करने का मन करता है वो आपका स्वभाव है, आपकी रुचियां किन चीजों में है, आपका हार्मोन्स का जो ढांचा है वो कौन सी चीजों की तरफ आपको प्रेरित करता है, वो सब आपका स्वभाव है। स्वभाव एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। अब स्वभाव को यदि आपने ठीक से कंट्रोल कर लिया, दूसरी स्थिति है कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब है कि सद्गुण आपके भीतर आ जाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुर्गुण आ जाएंगे। और जो चरित्र होगा वो चरित्र ये होगा। चरित्र का बेसिक मतलब है कि स्वभाव और जो आपने अपने भीतर गुण या अवगुण पैदा किए, उनका कुल मिला के बैलेंस आपके अंदर कैसा है। अच्छे से अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में भी स्वभावगत कमजोरियां तो होती ही हैं, बस वो कितना उनको मन के भीतर रखता है, कितना उनको अपने व्यवहार में ले आता है, यही तो अंतर है। इसलिए व्यक्तित्व का ज्यादा संबंध है चरित्र के साथ, कि आपने कैसा कैरेक्टर बनाया है। और इसीलिए कहते हैं कि चरित्र अगर पता लग जाए तो आप किसी व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान कर सकते हैं कि किसी खास परिस्थिति में उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये पूर्वानुमान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी कहूंगा, और व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की स्वयं की कितनी भूमिका होती है। अगर आप मोटिवेशन टाइप की बात मुझसे चाह रहे हैं तो सारी भूमिका हमारी होती है।
कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यारो। ऐसे गीत मैं भी गा सकता हूँ, ऐसी बातें करने में कुछ जाता नहीं है। बड़ी बड़ी हाँक लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप एकदम एकदम रूट लेवल पर जाके बात करेंगे तो इसका उत्तर है 0%। मोटिवेशनल सेमिनार में जाके बात करेंगे तो इसका उत्तर है 100%। ठीक, ज्यादा अच्छा है कि व्यावहारिक स्तर पर रहें कि हाँ, अगर हम ठान लें तो हम अपने व्यक्तित्व में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आप ठान पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से आपके चाहने से नहीं होता है। इसमें भी इस बात का फर्क पड़ता है कि आपका जेनेटिक मेकअप, आपका बायोलॉजिकल मेकअप कैसा है, और आपका बायोलॉजिकल मेकअप आपके चाहने से नहीं बनता है। फिर रूट में चले गए, मामला 0 हो जाएगा। तो रूट में जाना ही क्यों है। ठीक, तो हम मेहनत करके ठीक ठाक मात्रा में अपने व्यक्तित्व को मैनेज कर सकते हैं। व्यावहारिक समझ यही है, इसी समझ को मान के चलिए। बहुत डीप जाने का फायदा भी क्या है। आप में से कुछ बच्चों ने आंसर लिख के दिखाए थे, सारे मैं तो चेक नहीं कर पाया, लेकिन एक दो बच्चे जिन्होंने खूब मेन एग्जाम दिया उनको मैंने बिठाया, उनसे चेक करवाए, और 2 उत्तर ऐसे मिले जो शानदार हैं। अब देखो, आप में से कोई मुझे उत्तर कर देगा ना, इस कंडीशन से देने के अगर अच्छा हुआ तो वो उत्तर मैं सब बच्चों को दूंगा। तो मैंने 2 आंसर स्कैन करवा लिए हैं, करवाता जाऊंगा सारे। अंत में जब बैच खत्म होगा आप सबको भिजवा दूंगा सारे अच्छे उत्तर। ठीक है, तो मुझसे उत्तर चेक करवाने में निहित है कि ये सार्वजनिक हो सकता है। ठीक है, सार्वजनिक लाभ में क्या दिक्कत है। इसमें एक उत्तर है जो एक्सीलेंट लेवल का है, उनका नाम है साक्षी पांडे। आप ताली बजा के इनका सम्मान करें। ठीक है, और दूसरा उत्तर जो वेरी गुड लेवल का है वो है शिवानी केसरवानी। अब ये बताइए कल अंतिम पॉइंट क्या हुआ था, एकदम लास्ट पॉइंट। अच्छा हाँ, अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध। एटीट्यूड बिहेवियर लिंक। कल इस पर जो बात हुई थी वो ये कि 1924 में कौन था वो व्यक्ति, ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट की खूब अच्छी स्टडीज हैं सोशल साइकोलॉजी में, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। 1924 में ऑलपोर्ट ने ये कहा कि इसमें स्टडी करने की क्या बात है, डायरेक्ट लिंक होता है। और डायरेक्ट लिंक का मतलब जैसी हमारी अभिवृत्ति होगी, एटीट्यूड होगा, वैसा ही बिहेवियर होगा। कल मैंने आपको ठीक से समझा दिया था, लेकिन क्लास के बाद 2-3 बच्चों ने मुझे कहा कि सर ठीक से निष्कर्ष समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, कल थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। 1933-34 में जब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन हुआ, अमेरिका में होता तो डिप्रेशन भी ग्रेट होता है वहां पर। तो 1933-34 में अमेरिकी महामंदी के बीच में एक व्यक्ति ने स्टडी की, 2 साल की स्टडी की, उसका नाम क्या था, ला पियरे। और इस व्यक्ति ने एक देश विशेष के एक कपल को अपने साथ में घुमाया 2 साल तक, वो था चाइनीज कपल। ये लोग करीब 250 स्थानों पर गए पूरे अमेरिका में घूमते हुए, जिनमें से 184 थे रेस्टोरेंट्स, 184 थे, है ना, 184 रेस्टोरेंट्स और 66 होटल थे। 250 जगहों में से कितनी जगह उनको मना किया गया, एक जगह, यानी 249 स्थानों पर उनको भोजन मिला, रहने को मिला। और जब स्टडी किया तो यह भी पाया गया कि आमतौर पर उन सभी का व्यवहार एवरेज से बेहतर था, किसी किसी का एवरेज, जनरली एवरेज से बेहतर था। और एवरेज से बेहतर का मतलब एवरेज किसके प्रति रहा होगा, अमेरिकन के प्रति। अमेरिका में अमेरिका का आदमी आया तो जो व्यवहार हुआ उसको एवरेज मान लीजिए। और जब चाइनीज कपल गया तो एवरेज से बेहतर व्यवहार वहां के होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने या स्टाफ ने किया उनके साथ, ये उसने नोट किया। तो जब वापस हुआ तो उसने सब कुछ चिट्ठी लिखी और कहा कि हम चाहते हैं कि हम एक बिजनेस टाई अप कर लें। चाइना से बहुत सारे लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको घुमाएं और आपके रेस्टोरेंट या होटल में हम उनको स्टे करवाएंगे या खाना खिलाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस डील थी। और अमेरिका के वैल्यू सिस्टम में इकोनॉमिक वैल्यूज का महत्व सबसे ज्यादा है, उद्यमशीलता का महत्व सबसे ज्यादा है। धन कमाना वहां सामाजिक सम्मान का सबसे सीधा रास्ता है। भारत में धन कमा के आपको सामाजिक सम्मान मिलेगा इसकी संभावना अब पहली बार थोड़ी सी होनी शुरू हुई है, इसके पहले नहीं हुआ करती थी। अमेरिका में सामाजिक सम्मान हासिल करने का सबसे सीधा रास्ता है आप धन कमा लें, अमीर हो जाएं, सम्मान अपने आप मिल जाएगा उसके बाद। इसलिए अमेरिकी सोसाइटी में माना जाता है कि जब जब पैसा कमाने की बात आएगी तो कोई व्यक्ति सामान्यतः उसके लिए मना नहीं करेगा। और उन 250 में से 128 ने जवाब दिया, और 128 में से 92% रेस्टोरेंट ओनर्स ने और 91% होटल ओनर्स ने, तो लगभग 92% के आसपास उन्होंने मिला के ये जवाब दिया कि हम चाइनीज लोगों के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, चाइनीज लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे, अपने होटल में स्टे नहीं करवाना चाहेंगे या अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाना चाहेंगे। अब ये शॉकिंग है, क्योंकि जब ला पियरे उनको लेकर गया तो न सिर्फ उन्होंने स्टे करवाया, न सिर्फ खाना खिलाया, बल्कि अपना व्यवहार भी औसत अमेरिकन के साथ जो व्यवहार है उससे अच्छा रखा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा करना चाहेंगे या नहीं तो उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब जब मना कर रहे हैं लिख के तो वो उनका एटीट्यूड है, लेकिन जब कोई आ रहा है तो उसके प्रति उनका व्यवहार वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उनका एटीट्यूड दिख रहा था। और इस बेस पर ला पियरे ने स्पष्ट किया कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक हो, इस बात की गारंटी नहीं है। ये हो सकता है कि हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर से एकदम अलग हो। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी में शक होने लगा, इस बिंदु पर संदेह होने लगा, और संदेह बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा कि 1969 में एक और मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है विकर, VICKER, इसने ऑलपोर्ट की एकदम विपरीत बात कह दी। इसने कहा स्टडी करने की जरूरत ही क्या है, अब सोशल साइकोलॉजी को एटीट्यूड को स्टडी कर देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कोई लिंक है ही नहीं, ये एकदम दो भिन्न वस्तु हैं। किसी का एटीट्यूड कुछ होता है, बिहेवियर कुछ होता है, क्यों हम बिना बात कितनी ऊर्जा खर्च करें इनको पढ़ने में जब इनके बीच में लिंक है ही नहीं, तो गोली मारो इसको। यहां तक स्थितियां हो गई।
अब सवाल है कि इस पर हमारा निष्कर्ष क्या होगा, और हमारा निष्कर्ष ये होगा कि ला पियरे की स्टडी के बाद अब मूल प्रश्न ये नहीं है कि लिंक होता है या नहीं होता है। अब मूल प्रश्न ये है कि लिंक कब होता है और कब नहीं होता है, क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। और यदि हम ये समझ जाएं कि किन स्थितियों में एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का लिंक बना रहता है और किन स्थितियों में नहीं बना रहता है, तो हम इस प्रश्न को ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे, बजाय फैसला हाँ या ना में करने के। क्योंकि मैंने कहा ना, एक समय तक जब तक हमारी बुद्धि में भुंदूपन हावी रहता है, तब तक हमें हाँ या ना में आंसर चाहिए। जो डाइकोटमी है ना, डाइकोटमिक माइंडसेट को चाहिए हाँ या ना, यस और नो। वो बीच में जो ग्रे शेड्स है ना, 50 शेड्स ऑफ ग्रे जिसको बोलते हैं, उसको देखने को तैयार नहीं है। और ग्रे में इतने शेड्स हैं, जब तक आप उनको देखने की नजर विकसित नहीं करेंगे, भाई देखने का शौक है तो पहले देखने की नजर तो पैदा करो, तब तो चीजें दिखनी शुरू होंगी। नजर मोटी लेके चल रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कोशिकाएं निगाहों से, कैसे होगा? तो पहले नजर तो वैसी हो, तब तो चीजें दिखें। इसलिए अब सवाल यह है कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का लिंक कब होता है, कब नहीं होता है, हमें यह समझना चाहिए, बजाय कोई घोषणा करने के कि लिंक होता है अथवा लिंक नहीं होता है। तो अब जो निष्कर्ष है सोशल साइकोलॉजी के, मैं सीधे उन पर आ रहा हूं। क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष ये है, पहला निष्कर्ष ये है कि सामान्यतः लिंक होता है। सामान्यतः एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में लिंक होता है। यानी कि व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, यदि कोई विशेष कारण विद्यमान नहीं है तो उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। सिंपल सी बात है। ये बात मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, यदि कोई विशेष कारण न हो तो यह संबंध बना रहेगा। और आपकी राय में हमारे जीवन के बिहेवियर्स में, हम जो बिहेवियर करते हैं दिन भर में, परसेंटेज बताइए, कितने प्रतिशत स्थितियों में आप वही बिहेव करते हैं जो आपका एटीट्यूड होता है, और कितने प्रतिशत स्थितियों में आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड से अलग हो जाता है? अनुमान से बताइए कितना रहता होगा। 90% में आप जो है वही बिहेव करते हैं, 70-30, यानी 70% स्थितियों में आपका बिहेवियर वही है जो आपका एटीट्यूड होता है। अच्छा, कोई और बताना चाहे? 20-30, 80, अच्छा 30-70, 30% में ही हम वैसा बिहेव करते हैं जैसा एटीट्यूड होता है। 70% कंडीशंस में हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड से विपरीत या भिन्न होता है। आप ये बताएं कि 50-50 के इधर खड़े हैं कि उधर खड़े हैं, यानी 50% से ज्यादा स्थितियों में हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड के जैसा होता है या नहीं होता है? कितने लोग मानते हैं कि होता है? गुड। और कितने लोग मानते हैं कि नहीं होता है? और दोनों की संख्या लगभग बराबर है। तो मामला फंस गया बुरी तरह से। इसका मतलब बड़ा मुश्किल हो गया तय करना, बड़ा मुश्किल हो गया है? हाँ, ये कह रही है कि मुझे लगता है कि फॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है, लेकिन वैसे होता है। ये बात तो ठीक है, जब किसी फॉर्मल सिचुएशन में है तो ऐसा शायद ना होता हो, इनफॉर्मल में होता होगा। पर हमारे जीवन में इनफॉर्मल सिचुएशंस खुद कितनी होती हैं, ये तो एक सवाल है ही। ऐसी सिचुएशंस जिनमें आप रह सकते हैं, उन सिचुएशंस की मात्रा अपने आप में कितनी है ये तो देखना ही पड़ेगा। और यदि उनकी मात्रा 50 से कम है, 50 से ज्यादा की कम है, अच्छा, आप अपने सामाजिक जीवन में कितने प्रतिशत हिस्से में एकदम सहज रूप में रहते हैं? जैसे टीचर से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं, कितने प्रतिशत मामलों में आप एकदम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा आपका एटीट्यूड होता है? 75। चलिए, ये तो अनुमान की बात है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इनकी संख्या 50 से कम रहती होगी, लेकिन ये अनुमान की बात है। मैंने वैसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी वैसे वैसे ये संख्या कम होती जाएगी, और जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है तो क्या होगी, मतलब कम रहती है, वैसे वैसे अनुपात थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। किसी को नहीं पता एग्जैक्टली, अनुमान की बात है। तो सामान्य का मतलब वही है। सामान्यतः का मतलब जिस समय आप सहज स्थिति में हैं, जिस समय आप सहज स्थिति में हैं तो आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड्स का ही लॉजिकल रिजल्ट होगा, ये समझ में आता है। और विशेष कारण ना हो तो संबंध बना रहेगा। तो हमें ज्यादा जोर इस बात पे देना है कि किन स्थितियों में इसके विपरीत परिस्थिति हो सकती है जब ये लिंक टूटता है। तो संबंध क्यों टूटता है? अब दूसरा प्रश्न ये हो गया, क्यों और कब ये संबंध टूट जाता है, इस पर हमें कुछ पक्षों को देखना है। देखिए, संबंध टूटने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध हो सकता है सिचुएशन से, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिन परिस्थितियों की वजह से ये लिंक कम हो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अभिवृत्ति में भी कुछ ऐसी बात हो सकती है कि अभिवृत्ति की वजह से ही लिंक कम हो जाए। तो पहला कारण है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, दूसरा कारण है अभिवृत्ति या के एटीट्यूड से जुड़े पक्ष। अभिवृत्ति में ही कुछ ऐसा हो गया कि चीजें खराब हो गई, एक ही हो सकता है। तो पहले देखते हैं कि सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। इनको बोलते हैं सिचुएशनल कंस्ट्रेंट या एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बेसिकली जीवन भर में जब भी आप अपने मन के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, उसकी दो ही वजह आमतौर पर होती है। एक होता है लालच, लेकिन लालच को मनोविज्ञान की भाषा में लालच कहते नहीं है, उसको बोलते हैं एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस के लिए हिंदी में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? तो आप कहिए महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। मतलब महत्वाकांक्षा की तरह भी सुंदर शब्द बोलिए, इसका देसी मतलब है लालच। लालच को ही जब आप अच्छी भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं महत्वाकांक्षा। जैसे मजा सामान्य शब्द है, सुख उससे बेहतर है, आनंद उससे बेहतर है, मोक्ष उससे बेहतर है, पर बात एक ही है। तो भाव वही रहेगा, लेकिन शब्द से थोड़ा गरिमा बढ़ जाती
महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा में या लालच में व्यक्ति अपने एटीट्यूड के विरुद्ध बोल सकता है। ठीक है, आप लोग तो अच्छे लोग, आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आप मुझे बताइए आप उस पर क्या करेंगे। आपका आईएएस का इंटरव्यू है, ठीक है, अटेम्प्ट बेशक पहला हो, लेकिन आपकी राय में आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद आपका मन नहीं देने का। अब बहुत सीरियस है, जब से पैदा हुए एक अच्छा आईएएस बनना है और आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। मेंस अच्छा हुआ है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ कि इंटरव्यू खराब होने से आप आईएएस बन जाएंगे। इंटरव्यू का महत्व है ठीक ठाक। आप रिजर्वेशन के घोर विरुद्ध आदमी हैं, मान लीजिए, मतलब पुरुष या स्त्री जो भी हैं उसके विरुद्ध हैं, और आप एक ऐसे बोर्ड में गए जिस बोर्ड के बारे में ये पता चला है कि उस बोर्ड के चेयरपर्सन उस वर्ग से आते हैं जिसको आरक्षण मिलता है, और वो वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की अपनी कोशिशों के लिए जाने जाते हैं, विख्यात व्यक्ति हैं। आपको ये पता लगा है और आप उस बोर्ड में गए हैं। बात होते होते आपने भगवान से लाख कोशिश की थी, प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान माने नहीं। घूमते घूमते बात आ गई आरक्षण पर। चेयरपर्सन ने हमसे पूछा कि बेटा ये बताओ, आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है? यह सामाजिक समतलीकरण या वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के उपाय के रूप में एक पवित्र उपाय है, या आपको लगता है कि यह समाज के कुछ वर्गों के साथ एक भेदभाव करने वाली कुटिल नीति है? दिक्कत वाली चीज है। आपके मन में आंसर पेट से होते तो यहां तक आ गया था। आपको लगा वही जो मैं हर मोहल्ले में बोलता हूँ आज यहां बोल देता हूँ कि सर देश बर्बाद हो गया इस चक्कर में, इसी वजह से देश बर्बाद हुआ है। और जैसे उत्तर गले के पास तक पहुंचा, आपको याद आया कि ओहो, जो पूछ रहे हैं प्रश्न, उनके इस मामले में प्रतिबद्धता जग जाहिर है। प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, टीवी पे देखा है, अखबारों में लेख पढ़े हैं, और आज सामने बैठे हैं। और यदि आपने बोल दिया कि आरक्षण बुरा है, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी उसी आरक्षण की, फिर नहीं होगा। तो मुझे बताएं कि सिचुएशन को ठीक मानते हुए कि ऐसा आपके साथ हुआ, आप में से कितने लोग वहां आरक्षण का विरोध करेंगे? हाथ खड़ा कर लें। इसके बाद भी विरोध करेंगे? 1 2, देखिए 2 ही परमवीर चक्र होल्डर्स यहाँ बैठे हैं, बाकी सब डरपोक बैठे हुए हैं। और परमवीर चक्र की दिक्कत है कि जनरली मरणोपरांत मिलता है। तो मरणोपरांत का मतलब रिजेक्शनोपरांत समझ सकते हैं, सिलेक्शनोपरांत नहीं, रिजेक्शनोपरांत का खतरा हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि आपकी राय आरक्षण के पक्ष में विपक्ष में, मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपकी राय विपक्ष में हो, मैं तो ये भी मानता हूं कि कोई समझदार व्यक्ति आरक्षण की नीति के विरोध में होना भी नहीं चाहिए। अगर हो तो केवल इस बात पे हो सकता है कि उसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सुधार होना चाहिए, लेकिन मूल नीति के खिलाफ अगर आप हैं तो इसका मतलब सोशल अंडरस्टैंडिंग हमारी वैसे भी कमजोर है। तो चलिए 2 को छोड़ के बाकी लोगों ने, अगर मान लें 500 बच्चे, 498/500 गुणा 100 कर लीजिए, तो इस वक्त 99.6% लोगों ने ये कहा कि मजबूरी में गधे को बाप बना लेंगे। यानी कि लालच आएगा तो अपने एटीट्यूड की ऐसी की तैसी बढ़ा देगा, एटीट्यूड अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे ना। बस ऐसे करके ना बोल देना, ऐसे करके। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कसम खाते हैं, एक हाथ पीछे करके ऐसे कर लेते हैं कि मम्मी आपकी कसम, मैंने झूठ नहीं बोला। पीछे हाथ, तो बच्चों के दोनों हाथ दोनों पैर सामने रखने पड़ते हैं कसम खाने के टाइम में। कई बच्चे पैर से भी कर लेते हैं। तो उनमें ये वाली क्षमता बड़ी जबरदस्त विकसित हो जाती है, कैसे कसम का इफेक्ट जो आध्यात्मिक प्रभाव कसम का आता है उसे कैसे रिजेक्ट करना है। तो यमराज देखते थे कसम खा रहा है, फिर देखा ऐसे कैंसिल हो गया, वरना यमराज तैयार रहती है, ये भी गर्दन काटता हूँ उसकी कसम खाइए इसकी। तो पहली बात से आप सहमत है कि एस्पिरेशंस की स्थिति में व्यक्ति अपने एटीट्यूड के विरुद्ध व्यवहार कर सकता है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अगर आपको होमवर्क करना हो इथिक्स में, अगर आप सोचे कि हम घर पे क्या करें, हर स्थिति के मामले में 1-2 अच्छे एग्जांपल सोचिए। मैं आपको लगभग हर चीज का एग्जांपल दूंगा ताकि कंसेप्ट एकदम स्पष्ट हो जाए। जितने एग्जांपल्स आपके मौलिक होंगे, आपका उत्तर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जो एक काम आप कर सकते हैं वो ये कि एग्जांपल्स अपने जीवन से जुड़े हुए नए-नए सोचते रहिए, और बहुत गोलू किस्म के मत देना, है ना, बहुत गोलू या बहुत साधारण ऐसे मत दीजिएगा, थोड़ा ठीक लगे सुनने में। दूसरा होता है सोशल प्रेशर्स। और मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति झूठ जब भी बोलता है तो आमतौर पर 2 ही कारण होते हैं, लालच या भय। सोशल प्रेशर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? सामाजिक दबाव है। और दबाव को कितना भी कर लीजिए, इसका मतलब तो भय ही हुआ, सामाजिक दबाव। आप लोग तो साहसी हैं, आप पर समाज के दबाव का फर्क पड़ता ही नहीं होगा, आपको देख के लगता है पड़ता है। चलो, नहीं तो समय के साथ पता लग जाएगा। अगर आपको ऐसी गलतफहमी है भी कि नहीं पड़ता है तो समय के साथ सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक दबाव के हजारों उदाहरण हो सकते हैं कि जहां एटीट्यूड की ऐसी की तैसी हो जाती है एकदम। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप यहाँ से पढ़कर या कोई डीयू से पढ़कर, कोई जेएनयू से पढ़ के गया है, एकदम सामंती माहौल से निकला था, जमींदार साहब के घर से आया था, मूछें ऐसी वाली थी जब आया था, और जेएनयू डीयू में कुछ पढ़ने के बाद अब उसके मन से जातिवाद खत्म हो गया है, संप्रदायवाद खत्म हो गया है, बहुत ही आधुनिक, उत्तराधुनिक व्यक्ति हो गया है, और अपने घर गया है किसी उत्सव में, और उसके घर पे तो जातीय व्यवहार जम के होता है। किसी निम्न कहे जाने वाली जाति के व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि उसी घर में आके सोफे पर बैठ जाए, वो नीचे बैठते हैं। अब कुंवर साहब जेएनयू से आए हैं, तो जैसे ही देखा कि भाई एक आदमी नीचे बैठा है, कुंवर साहब से रहा नहीं गया, उनका जेएनयू जाग उठा अंदर से। उन्होंने मेरे पापा से कहा, पापा ये ठीक बात नहीं है। पापा बोले अच्छा, पहले तो ठीक बात थी ये बेटा, जब तुम गए थे यहाँ से तो ठीक ही बात थी। बोले पापा तब की बात अलग है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और उसे सारे दे दिए एग्जाम्पल। और पापा ने कहा बेटा मैं इनसे बात करूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। पहले उसको भेजा पापा ने, फिर उसको बुलाया अकेले में, और बेटा आओ जरा बात करते हैं। फिर आप समझ गए क्या होगा। इतना उसकी सुताई करेंगे, इतनी सुताई करेंगे कि उसके बाद अगले 10 साल तक कभी सामाजिक भेदभाव पे अपनी मुंह नहीं खोलेगा। अब ये बच्चा नेक्स्ट डे फिर से देखने को जाके नीचे बैठा है, तो फिर से कुछ बोलेगा या चुप रहेगा? चुप ही रहेगा। और कोई आके बोला गरीब आदमी कि बाबूजी सुने कल आपने कहा था ऊपर बैठना चाहिए, मैं कहाँ बैठूं?
ये क्या बोलेगा, भाई तो नीचे बैठ जा, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ कल से, तो नीचे बैठ जा, मुझे इतना पीटा है मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे सामने चॉइस है नीचे के ऊपर मैं तो इतना पिटा हूँ ना, जहाँ से टच करता हूँ वहीं से दर्द होता है, उल्टा भी नहीं लेट पा रहा, सीधा भी नहीं लेट पा रहा, ये हालत हो गई है। तो भय चीज़ है ना एक, तो भय की वजह से लोग अपने एटीट्यूड्स के विपरीत व्यवहार करते हैं। दूसरा ये, तीसरा हो सकता है वैल्यूज, यानी कि मूल्य। ये एग्जाम्पल भी हमने एक बार डिस्कस किया था, और ये वही एग्जाम्पल है कि दो दुश्मन हैं, आमने सामने आ गए हैं, आज मौका है जान से मार देने का। अचानक उसे क्या बोला, तुम्हारी मम्मी कहती थी कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो, यदि कोई तुम्हारे सामने भीख मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए। तुम्हारी ही परंपरा, तुम्हें दुहाई दे रहा हूँ, रघुकुल रीत तुम्हारी है, बताओ न्याय करोगे या नहीं करोगे। और सोचेंगे यार इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है। तो आपके ही मूल्य, आपके ही एटीट्यूड के बीच में आ गए, और इस वजह से आप विरोध नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से कहते हैं कि वैल्यू सिस्टम भी एटीट्यूड्स और बिहेवियर के लिंक को कमजोर कर सकता है। इसके ना 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बस घर जाके थोड़ा सोचिए इसका कौन सा और एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसी 50 चीजें हो सकती हैं। इसका जो आपके सामने आएगा आगे चल के ना, अभी आप जैसे जेंडर इक्वालिटी खूब पढ़ लिया यहाँ पर, या पढ़ते होंगे, सोशल इश्यूज से पढ़ते होंगे कि पुरुष महिला में बराबरी होनी चाहिए और वो सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ तो लिया। अब चेतन वैसा का वैसा है जो बचपन से बना है, देखते देखते जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा तो आपकी पत्नी या पति जो भी होगा, तो जो पत्नी होगी वो बार बार अपने अधिकारों का दावा करेगी कि भाई तुमने जीएस तो बड़ा अच्छे से पढ़ा था, सोशल जस्टिस वस्टिस एथिक्स में टॉप करते थे, और उसमें लिखा था कि बराबरी होनी चाहिए, तो चाय फिर मैं रोज मैं ही क्यों बनाऊं, चाय बारी बारी बनाएंगे, सोम तुम्हारा मंगल मेरा बुध तुम्हारा बृहस्पति मेरा, इस तरह से बनाएंगे। उस समय आपके मन में दो चीजें एक साथ आएंगी। एक आपका एटीट्यूड आएगा पहले वाला, अच्छा मैं आदमियों का चाय बनाऊंगा, आएगा, जोर से आएगा। और ठीक उसी समय मूल्य आएगा अंदर से कि बराबरी होनी चाहिए, लेकिन समानता, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। और फिर आप पाएंगे कि आप गुस्से का जो घूंट होगा ना उसको पी जाएंगे, और फिर आप चाय बना के ले आएंगे। वैल्यू समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे वैल्यू बीच में आती है, तो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक कैसे टूट जाता है, ठीक है। चौथी चीज हो सकती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी एक फैक्टर होता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक कितना मजबूत होगा या कितना कमजोर होगा। देखो व्यक्ति होते हैं वही तीन तरह के, एक होते हैं दबंग टाइप के, और दबंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, DABANGG। डबल जी होता है, सिंगल जी में सलमान खान पूरा नहीं आता है, डबल जी लगाना पड़ता है तब बनता है। दबंग के लिए है डोमिनेटिंग। इसका ठीक विपरीत होता है दब्बू। दब्बू वो है जो बार बार सोचता है सवाल पूछ लूं क्लास में, फिर तो छोड़ो यार मर जाएंगे, क्या पूछना है। तो बताओ दबंग कौन होता है, जो बात बात पर सवाल पूछे या टिप्पणी दे, वो दबंग लोग हैं। हर क्लासरूम में 3-4 बच्चे दबंग होते हैं, सामान्य बात है, ये आंकड़ा यही रहता है हर क्लासरूम में। 3-4 दबंग होंगे, 90% बीच में स्थिति में होंगे, असर्टिव होंगे, और कुछ लोग डरेंगे। उनके मन में आता है, कल एक बच्चे ने कहा कि कई बार सवाल पूछूं, सोचता पूछ लूं फिर नहीं पूछ पाता हूं। ऐसे कई बच्चे होते हैं। तो बीच वाली जो स्थिति है वो क्या है, असर्टिव। असर्टिव, ठीक है, इसको असर्टिव ही लिख के जाएगा परीक्षा में। अब आप मुझे ये बताएं कि जो दबंग टाइप का आदमी है उसका एटीट्यूड बिहेवियर लिंक स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग होगा। वो तो वो आदमी है, हम जहां खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है, उसे किस बात का भय है? जिस व्यक्ति पर भय सबसे कम होगा वहां एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक सबसे स्ट्रांग होगा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ना सामाजिक दबाव का फर्क पड़ता है, ना किसी और दबाव का फर्क पड़ता है, मस्त मौला आदमी है, कोई क्या बिगाड़ेगा उसका। जिसे समाज में इज्जत की परवाह खत्म हो जाए, मान लीजिए हमारी सोसाइटी में ऐसा एक व्यक्ति रहता है, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बात करेंगे। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए है, उसको फर्क पड़ना बंद हो जाए, आप उसे कैसे कहेंगे कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है? ठीक है, नहीं है तो ठीक है। एक महिला का नाम सुना होगा, मीराबाई, आपने सुना है? राजस्थान में हुई मध्यकाल में। तो मीराबाई अपने लास्ट फेज में उस तरह की हो गई थी, दबंग टाइप की। तो एक बहुत रोचक एग्जाम्पल में, वो सड़क पे जा रही थी, उसे कपड़े ठीक नहीं थे उसकी बॉडी पर, तो किसी ने कहा कि भाई थोड़ा कपड़े ठीक से पहना करो। तो मीरा ने क्या जवाब दिया, अरे भाई अगर तुम्हें सच में लगता है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं है तो देख कह रहे हो, नजर पे पर्दा करो। पर्दा मैं क्यों करूं, पर्दा नजर पे करो, अपने घर का पर्दा कर ले। मैं जोगन बोरानी की, मैं तो पागल हो चुकी हूँ, पर्दा करना है अपने घर में करो, मुझसे मत करो। अब कोई अगर इस टेम्परामेंट का व्यक्ति हो कि भैया अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तो मत देखो। आप कहें कि यार ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा तुम्हारे ऊपर, हाँ तो मत देखो। तुम ठीक से बात नहीं करते, मत सुनो, भागो ऐसे, चलो ठीक से बात नहीं कर रहे। कोई इस तरह का आदमी है तो उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो वही करेगा जो उसका टेम्परामेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जो सबमिसिव व्यक्ति होता है वो बेचारा हर काम करने से पहले 4 बार तस्दीक कर लेता है कि सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कि भैया चले जाएं क्या, भैया चले जाएं, भैया फिल्म देख लें, भैया बुरा तो नहीं मानेंगे, भैया भैया मैं क्यों बुरा मानूं, नहीं भैया कहीं बुरा मान जाए, चले जाए भैया। हर हॉस्टल में 2-3 पीस ऐसे होते हैं, हर बात भैया ऐसा कर लें, भैया ऐसा कर लें। तो जो सबमिसिव है उसको कोई जरा भी दबाव डालेगा तो वो अपने एटीट्यूड के विरुद्ध काम करेगा, उसका बिहेवियर का लिंक कमजोर हो जाएगा। समझ गया आपकी बात? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी इस बात से मतलब एक कारक होता है कि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स और बिहेवियर का लिंक कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा। ये पहली बात हो गई। ये हो गया सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स। सिचुएशन में हमने व्यक्तित्व को भी एक सिचुएशन रख लिया कि व्यक्तित्व भी अपने आप में स्थिति है ना, कि किसी का व्यक्तित्व स्थितियों से टकराने में कितना सहज है। किसी का जीवन समतल नहीं होता, ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी पहाड़ की तरह स्थिति आने वाली है,
वहां पता लगेगा कि आपका व्यक्तित्व उन स्थितियों को झेलने में कितना सक्षम है, और अगर वह टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि कमजोर हैं, और यदि मुश्किल स्थितियां झेलते हैं तो इसका मतलब है कि क्या है, दम है। तो दम आपने तो, हाँ, जिगरा है, क्या बात है, जिगरा है, बहुत बढ़िया। अब आइए, अभिवृत्ति से जुड़े पक्षों में मुख्य रूप से दो वर्गों में हम बात कर सकते हैं, दो वर्गों में। एक हो सकता है कि अभिवृत्ति की ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। आपके नोट्स में यही पॉइंट्स थोड़ा अलग वर्गीकरण के साथ हैं, मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन चेंज कर रहा हूं, पॉइंट्स वही हैं, आप मिला के देखेंगे समझ में आएगा। और दूसरा एक शब्द है स्पेसिफिसिटी। क्या चीज, इसमें 3 दिए हैं, चिंता मत करो, बस कुल मिला के ज्यादा ही आएंगे, चिंता मत करो, यहां हम 2 लेके चल रहे हैं। एक है स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, एक है स्पेसिफिसिटी। स्ट्रेंथ तो आप कह सकते हैं बल, शक्ति, ताकत। तो अभिवृत्ति में ताकत कितनी है, अभिवृत्ति में बल कितना है, एक तो ये होता है। स्पेसिफिसिटी शब्द का सटीक हिंदी अनुवाद मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या करें बताइए, इसमें कह लीजिए, काम चलाने के लिए विशिष्टता चला सकते हैं, नोट्स में यही शब्द है विशिष्टता, ठीक है, हम इससे काम चलाते हैं, चल जाएगा। मतलब विशिष्टता में यूनिकनेस का भाव ज्यादा आता है। स्पेसिफिसिटी मैं कुछ सेंस समझाता हूँ, फिर आप बताइए कि अनुवाद ठीक है या कुछ और करना चाहेंगे। तो पहली बात है कि अब सिंपल सी बात है, आपकी कई एटीट्यूड्स हैं, कुछ हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको लेकर आपका इंटेंसिटी का लेवल बहुत ऊंचा है। जैसे अब अयोध्या में मंदिर बनने वाला है, तो सबका अलग अलग माइंडसेट है। कुछ का है कि ठीक है बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनता तो भी क्या दिक्कत है। कुछ का ये रहता है, कुछ का है अच्छा है, बन रहा है, बढ़िया है, बन रहा है, जाओगे बनाने के, जाएंगे नहीं, बन रहा है, बढ़िया है, घूमने जाओगे, हाँ कभी घूमने चले जाएंगे। कुछ का ये रहता है, कुछ कहते हैं बन रहा है एकदम ठीक बन रहा है, हम जाएंगे बनाने के लिए, कुछ मूड में रहते हैं। कुछ क्या बोलते हैं वहां जाके 6 महीने रहेंगे, अपने हाथ से ईंटें उठाएंगे, रामलला का मंदिर बन रहा है, इसका एटीट्यूड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है। और कुछ तो वही है ही 10 साल से, इसी ताक में कि मौका मिले तो बनाए। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही मुद्दे पर विभिन्न व्यक्तियों के एटीट्यूड की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कई लोग समर्थन में होंगे, किंतु समर्थन की तीव्रता, समर्थन की मात्रा, इंटेंसिटी, उसका अंतर हो सकता है। तो कॉमन सेंस से बताओ, जिस व्यक्ति का एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वहां एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक मजबूत होगा या कमजोर होगा, मजबूत होगा, सिंपल सी बात है। तो पहली बात यह कि स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अगर है तो उससे ये लिंक जो है मजबूत होने की संभावना बढ़ती है। तो अब हमें समझना यह है कि कौन सी परिस्थितियों में एटीट्यूड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये लिंक वीक हो जाता है, क्योंकि होगा वही कि जहां लिंक कमजोर हुआ मामला बिखर जाएगा। एक शब्द है जिसको बोलते हैं कि पहली बात, यदि कोई एटीट्यूड एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है, एम्बिवेलेंट, इसको हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ, AMBIVALENT, एम्बिवेलेंट, ठीक है, हो गया। इसको हिंदी में आप लिखिए उभयनिष्ठ अभिवृत्ति, उभयनिष्ठ अभिवृत्ति, ठीक है। ये क्या होती है, मैं पहले दिन आपको ये समझा था, लेकिन उसे मुझे कंफ्यूजन बढ़ना है, तो आज यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ, मैंने कहा था कि एटीट्यूड का मतलब है दुनिया के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान का होना अभिवृत्ति है। ध्यान है आप लोगों को। लेटेस्ट कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 2000 ईस्वी के आसपास से एक रिसर्च किया, नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि हम क्यों मान के चलें कि हमारा एटीट्यूड किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक होगा, ये सकारात्मक और नकारात्मक भी तो हो सकता है। अब तक हम मान के चल रहे हैं कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कभी कभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो लोगों ने कहा कैसे भाई, जरा समझा के बताओ। तो उसने जो एग्जांपल दिया, मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया। अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन लोगों को जो बीमारियां होती है उनमें से एग्जांपल दिया उसने। तो डायबिटीज का एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक 40, 50, 55 साल का व्यक्ति, उसको डायबिटीज है, शुगर की समस्या है, मधुमेह बोलते हैं ना, मधुमेह की समस्या है, और उसको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, बीमारी की हद तक शौक है। कई लोग होता है कुछ चीज इतनी पसंद आती है, रह नहीं पाते उसके बिना। अब उसने आइसक्रीम खाई, चक्कर आ गया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सुई लगा के देखा कि भाई तुम्हारा शुगर जो लेवल है 450 के ऊपर निकल गया है, और इसके ऊपर फिर आदमी निकल जाता है अगर इसको नहीं कंट्रोल किया तो। फास्टिंग में भी बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा देखो 2 ही रास्ते हैं, लंबा जीना है कि मीठा खा के जीना है, सोच लो। मीठा जो है ना जहर है तुम्हारे लिए, जहर, पॉइजन है। तो उसने कहा भाई साहब खाली आइसक्रीम से अगर चल सके तो देखो। तो उसने कहा आइसक्रीम तुम्हारे लिए शुद्ध जहर है, जहर। आइसक्रीम की एक बूंद भी अगर खा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी 3 दिन कम हो रही है हर बूंद से, इतना नुकसान है इसका तुम्हारे ऊपर। तो भूल के भी नहीं खानी आइसक्रीम। उसने कहा मतलब कितनी खा सकता हूँ, हफ्ते में, महीने में? उसने कहा नहीं, साल में भी नहीं खानी है, पूरे 1 साल में एक भी नहीं खानी है। अगर 1 साल कंट्रोल किया उसके बाद साल में एक कर देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं खानी है। अब इसको बड़ी चिंता हुई, रास्ते में सोच रहा है कि मैं जीऊं या मरी जाऊं, समझ नहीं आ रहा है इसको कि ऐसा जीवन जीने का फायदा भी क्या, ये जीना भी कोई जीना ले लो, ये कोई जीना है। खैर, इसने मन को बहुत कन्विंस किया, कोग्निटिव पॉइंट ला के। इसने जाति गूगल सर्च किया, बैड इंपैक्ट्स ऑफ आइसक्रीम ईटिंग, निकाल लिया 8-10 पॉइंट्स, वो नोट कर लिया। आइसक्रीम से क्या क्या नुकसान होते हैं, रोज सुबह रिवाइज करता है, आइसक्रीम का नुकसान ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। हर आधे घंटे में उसको पढ़ लेता था, दिमाग मजबूत रहे इसका। ऐसे तो करते हैं मजबूत करने के लिए, एटीट्यूड फॉर्मेशन की कोशिश में। इतने में उसके ऑफिस में किसी की रिटायरमेंट थी, उसने सबके लिए आइसक्रीम मंगवा दी, और एक सॉफ्टी, कोन वाली सॉफ्टी, उसका फेवरेट फ्लेवर लेके सामने आया कि चौधरी साहब खा लीजिए। चौधरी साहब की स्थिति सोचिए आप। इस समय जो चौधरी साहब की स्थिति है उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। उनके मन में 2 भाव एक साथ आ रहे हैं। एक भाव आ रहा है कि तो जहर है, जहर नहीं खाऊंगा, पागल हूं मैं, जहर खाऊंगा। कह रहे अच्छा ठीक है मत खाइए। तो जहर जाने के बाद रुको 2 मिनट, रुको यार, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, रुको ना आराम से, थोड़ा सोचने दो। सोच रहे खाऊं ना खाऊं,
फिर दिमाग में लगा कि 3 दिन कम हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतने दिन हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर इसका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग बन चुका है तब तो ये अंत में कहेगा यार सूंघने तो खाली मुझे लाओ ना, सूंघा, लंबी सांस लेके आत्मा के अंदर तो सांस चलेगी, बोला अब ठीक है, अब मैं करेला खा लूंगा और एहसास आइसक्रीम का आएगा मेरे अंदर। और यदि बहुत मजबूत नहीं हुआ है तो क्या करेगा कि एक बाइट ले लेता हूँ, और आपको पता है वो बाइट कभी खत्म नहीं होती, मेगा बाइट हो जाती है। उसके बाद खाते 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 अंत में आखिरी बाइट लेके सोचता है कि क्यों खा ली, पर खा ही लेगा। ये जो दुविधा है पसंद भी है और जहर भी है। दिमाग में कॉग्निशन का एक पॉइंट करे कि जहर है, नकारात्मक रहो, एक पॉइंट करे कि जैसा भी है बहुत टेस्टी है भाई, खा लो। जब ऐसी दुविधा किसी के मन में हो तो इसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति एम्बिवेलेंट एटीट्यूड की स्थिति में है, उभयनिष्ठ अभिवृत्ति की स्थिति में है। उभयनिष्ठ अभिवृत्ति जब भी होगी तो आप बताएं कि व्यक्ति का बिहेवियर और उसका जो लिंक है स्ट्रांग बनेगा या कमजोर बनेगा, कमजोर बनेगा। ये सिद्धांत जिन लोगों ने दिया उस व्यक्ति का, 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक का नाम है आर्मिटेज और एक का नाम है कॉनर। मैं स्पेलिंग लिखता हूं बड़ी बड़ी, ARMITAGE, आर्मिटेज, और दूसरा व्यक्ति है कॉनर, CONNER। मैंने अंग्रेजों के इतने नाम कभी नहीं लिखवाए, पहली बार जीवन में लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन नामों से आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप इनका भरपूर दोहन कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और ये स्टडी जो इन लोगों ने की है वो स्टडी 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आप कहें कि आर्मिटेज और कॉनर ने 2000 ईस्वी के अपने अध्ययन में पाया कि उभयनिष्ठ अभिवृत्तियों में व्यवहार के साथ जो लिंक बनता है, संबंध बनता है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। एक तो ये बात हो गई कि अगर एटीट्यूड एम्बिवेलेंट है तो ये समस्या आएगी। दूसरी स्थिति है कि एटीट्यूड का ओरिजिन कैसे हुआ है। ओरिजिन का मतलब वो एटीट्यूड कब बना, आपका कैसे बना है। ओरिजिन 3 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसका संबंध जेनेटिक या बायोलॉजिकल कंडीशन से है। आपको ये वाला पॉइंट ध्यान है ना कि बायोलॉजिकल और जेनेटिक रीजंस भी काम कर सकते हैं इसके पीछे, है ना। बायोलॉजिकल तो ये कि उम्र के हिसाब से हो गया, तबीयत के हिसाब से हो गया, और जेनेटिक ये कि कोई बच्चा बचपन से ही बड़ा मस्त मौला किस्म का है और कुछ बच्चा बचपन से मनहूस टाइप का है, तो वो उसके जन्मजात परिस्थितियों से गुस्सा होता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वो एटीट्यूड जन्मजात तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बना है। और तीसरी स्थिति है कि वो ना जन्मजात है ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बना है, बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस या बुक्स के माध्यम से, बुक्स आदि के माध्यम से कोई ऐसी नॉलेज उसको मिली, कहीं उसने कुछ पढ़ लिया या कोई फिल्म देखी, वहां से बना है। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, उसका अपना अनुभव नहीं है, किसी के अनुभव के बारे में उसने जाना, उससे उसको पता लगा कि ये चीज होती है, तो उसका एटीट्यूड उस तरह से बन गया। अब आप खुद बताएं, इसके बाद किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। अगर जेनेटिक या बायोलॉजिकल किस्म का मसला है तो यहाँ बिहेवियर के साथ लिंक मजबूत होगा या हल्का होगा? मजबूत होगा, तो स्ट्रांग होगा, सुपर स्ट्रांग होगा। लोग थक जाएंगे कोशिश कर करके, उस व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि बायोलॉजिकल रीजन है, जेनेटिक रीजन है। कैसे बदलेंगे उसको? डायरेक्ट एक्सपीरियंस और इनडायरेक्ट का मतलब ये होगा जैसे हम में से लगभग 1-8% व्यक्ति छोड़ दे तो हमने सांप्रदायिकता को अपने ऊपर झेल के नहीं देखा होगा। आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जो किसी सांप्रदायिक दंगे में फंस गए थे और मरते मरते बचे थे, ऐसे कितने लोग हैं आप में से? मेरे ख्याल से 1 आध कोई होगा तो होगा, नहीं एक भी नहीं है ना, एक ने हाथ खड़ा कर लिया, एक ही है, 2-3 हो गए, चलिए 3-4 लोग हैं, ठीक है। तो 500 में से 4 अनुपात वही 0.8% हुआ, 1 के आसपास ही हुआ, 1% के आसपास ही। इतना स्वाभाविक भी है कि 1% बच्चे यहाँ पर ऐसे हों जो मरते मरते बचे, किसी दंगे में फंस गए थे, बस बच गए किसी तरह से। अब दंगे के बारे में बाकी सबने नोट्स पढ़े हुए हैं या किताब पढ़ी है कि सांप्रदायिकता ये होती है, जब क ख ग स्थितियां मिल जाए तो इसको सांप्रदायिकता कहते हैं, इसमें ये लक्षण होते हैं 1 2 3 4 5। आपको मतलब इस बात है कि पॉइंट्स 5 पूरे हुए कि नहीं हुए आपके? और उसके बाद सांप्रदायिकता बुरी होती है, फिर उसके बारे में 4 पॉइंट्स हैं। कुछ दंगों की रिपोर्ट्स आपको पता है कि इस दंगे में ये हुआ था, उसमें वो हुआ था, रिपोर्ट सारी पता है। झेला नहीं है आपने, इसलिए सांप्रदायिकता से जितनी गहरी नफरत आपको होगी उससे कई गुना ज्यादा गहरी नफरत या लगाव उस व्यक्ति को होगा जिससे लगाव भी हो सकता है। अगर उसके समुदाय का नुकसान हुआ है तो हो सकता है हिसाब बराबर करने के मूड में हो। बराबर करना भाई, उनके 3 गए, हमारे 12 गए हैं, 9 निपटाने हैं। जब तक 9 नहीं निपटाएंगे, सूद समेत 3 साल हो गए, 9 के 3 जोड़ दो 12 हो गए। 12 निपटाने जरूरी है, वरना हिसाब आत्मा को ठंडक नहीं मिल रही है। इसका जो एटीट्यूड होगा और जो किताब पढ़ के बनाए उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए दूसरा निष्कर्ष है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बनने वाले एटीट्यूड्स का लिंक बिहेवियर के साथ स्ट्रांग होता है और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ जो लिंक बनता है वो वीक होता है। कितना सिंपल है, बस आपको एक बार इनका क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए तो उसके बाद किसी तरह की समस्या रहती नहीं है। चलिए तीसरी बात, एक हो गया एम्बिवेलेंट एटीट्यूड, दूसरा हो गया कि उसका ओरिजिन क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तीसरी स्थिति जो हो सकती है वो हम कहेंगे कि उसका हमारे जीवन में महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस कितना है। इंपॉर्टेंस कितना है। अब आप ये बताएं कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा है पॉलिटिक्स में जाने की भविष्य में, पहले ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को आप में से पॉलिटिक्स में जाना भविष्य में? हाथ खड़ा कर लें। बहुसंख्यक लोग जाएंगे, तो आप सब मिलकर पार्टी बना सकते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। ऐसा कुछ नहीं, विद्यार्थी मोर्चा नहीं चलेगा। नहीं, यहीं के बच्चे छोड़ना है, जो यहाँ नहीं पढ़ते वो भी तो उसी मूड में रहते हैं, सब बनेंगे, ठीक। और कितने लोगों को लोकसभा लड़ना इलेक्शन? बस 543 में से 43 ही बैठे हैं, बाकी देश में 500 बचे। राज्यसभा वाले नहीं होंगे आप से, है कोई राज्यसभा वाला कि शांति से बैठेंगे जाके, टेंशन नहीं लेंगे? ऐसे नहीं है ना, 1-2 हैं हाँ जो थोड़ा शांत रहना चाहते हैं। और कौन शुरू करेंगे? पंचायत से।
हाँ, ये असली जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, ये होता है पंचायत वाला इलेक्शन। बढ़िया है। अब आप मुझे ये बताएँ कि आप में से जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, उनसे सवाल है, पार्टी तय हो चुकी है? या अखिल भारतीय अवसरवादी पार्टी? कि उस समय जो पार्टी ठीक चल रही होगी, वहीं शिफ्ट हो जाएँगे? विचारधारा क्या होती है? विचार होता है और धारा होती है। धारा में बहेंगे? विचारधारा क्या होती है? धारा होती है, धारा। आप में से कितने लोगों की पार्टी तय है? हाथ खड़ा करें। कि पॉलिटिक्स में जाना है और एक खास पार्टी तय है, उसी में जाना है। हाथ खड़ा करें। यस, 5, 6, 7, 8, 10, 11 लोग हैं। आप किस पार्टी में जाएंगी? बीजेपी। बहुत बढ़िया। इधर कौन था? आप किसमें? बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल। हाँ हाँ। और कौन था इधर? थोड़ा पार्टी पूछ लें। हाँ भाई, आम आदमी पार्टी। और हाँ, एक अदर बोल दो। हाँ, समाजवादी पार्टी। ये है भी? अभी है? बढ़िया, अच्छी बात है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के 4 लोग बचे थे और बसपा का एक भी नहीं बचा। तो सपा में जब 4 लोग रह गए तो एक गीत प्रसिद्ध हुआ, 4 बच गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और बसपा का सारे खर्चे ही खत्म हो गए, आना जाना खर्चा ही खत्म हो गया, कोई था ही नहीं एक भी। इस बार तो फिर भी शायद कुछ लोग हैं, 10 है। बढ़िया है। तो मुझे ये बताओ, आप में से जिन लोगों की पार्टी तय है और पॉलिटिक्स में जाना है, आपको जब जब मौका मिलेगा अपनी पार्टी का समर्थन खुल के करेंगे या नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, वरना टिकट नहीं मिलेगा। करना ही पड़ेगा, टिकट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। टिकट लेने के लिए व्यक्ति को हर मौके पर अपने निष्ठा का प्रदर्शन करना पड़ता है। इसलिए अगर आपके जीवन में उस चीज का महत्व है, एग्जांपल है पॉलिटिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, एक पार्टी तय करनी है और आपको बार बार मौका मिलते ही अपने एटीट्यूड को अपने बिहेवियर में झलकाना होगा। जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां जहां मौका मिलेगा बीजेपी के समर्थन में लिखना होगा। अगर आप बीजेपी में है, सपा में है तो सपा के समर्थन में लिखना होगा कुछ ना कुछ, ताकि नेताजी तक बात पहुंचे या छोटे नेताजी तक बात पहुंचे कि भाई समर्थन में एक भाई लगातार लिख रहा है और अच्छा लिख रहा है, ताकि बात पहुंचे और बाद में उससे बेनिफिट मिले। इसलिए आप लिखेंगे ऐसा, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। बेशक सपा के नेता पे करप्शन का केस लगभग साबित हो रहा हो, तभी आप क्या लिखेंगे? ये बीजेपी के सरकारी कारस्तानी है, सीबीआई को पीछे छोड़ दिया है जबरदस्ती। ये सीबीआई और बीजेपी मिले हुए हैं, सपा के नेताजी जो ईमानदार हैं उनके बारे में ऐसी बात कही जा रही है। आपको पता है कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि आपको उस एटीट्यूड बिहेवियर से फायदा मिलेगा, महत्व है। और जिसका महत्व नहीं है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने नेचर में अपॉलिटिकल किस्म के, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी पार्टी से, हर ठीक से अधिकांश। हाँ, मैं भी उसी में हूँ, नहीं फर्क पड़ता। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? कोई मुद्दा हुआ, बीजेपी कांग्रेस पे झगड़ा हो गया, आप फेसबुक पे हैं, कोई आपसे कहे आपकी राय क्या है? कोई राय नहीं है मेरी, और है भी तो क्यों लिखूंगा मैं? कौन सा मुझे किसी को प्रभावित करना है? कौन सा मुझे उससे फायदा उठाना है? क्योंकि महत्व है नहीं। तो क्योंकि मेरे जीवन में या आपके जीवन में उसका महत्व नहीं है, इसलिए आप इस मामले में गोल मटोल बात करेंगे। कोई आपसे पूछा कौन सी पार्टी पसंद है, आप सामने वाले को देख के बोलेंगे वही जो आपकी वाली ना, वही पसंद है। आधे घंटे दूसरा आप कहेंगे अरे अभी तो हाँ, क्योंकि महत्व नहीं है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? जिन एटीट्यूड्स का हमारे जीवन में महत्व है, जिससे हमें फायदा मिलता है, जो हमारे लिए बहुत बुनियादी महत्व की चीजें हैं, वहां हमारा एटीट्यूड बिहेवियर लिंक स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां इस तरह का फायदा नहीं है, महत्व नहीं है हमारे जीवन में उसका, वहां हमारा लिंक कमजोर हो सकता है। स्पष्ट है पूरी बात? कहानी साफ एकदम? चलो, दूसरा जो पक्ष है वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एटीट्यूड्स। इसके लिए हिंदी शब्द विशिष्टता है, उससे काम चलाते हैं। पहले समझते हैं क्या मामला है। देखिए, एक शब्द है जनरल, एक शब्द है स्पेसिफिक। जनरल का मतलब सामान्य, स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट। होता क्या है कि कभी कभी जब हम कहते हैं कि लिंक कमजोर है, तो दरअसल लिंक कमजोर नहीं होता, हमारा स्टडी करने का तरीका कमजोर होता है। और वो तरीका कमजोर ना हो, इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 2 शब्दों में अंतर किया। जनरल और स्पेसिफिक एटीट्यूड्स में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे यूं समझें, मैं ऐसा करता हूं, ये है एटीट्यूड, ये है बिहेवियर, 4 ऑप्शन, जी, एस, जी। इसका रिजल्ट बाद में निकाल लेंगे। पहले समझते हैं क्या मामला है। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आप में से कितने लोगों को पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, नफरत करते हैं? अपन लोगों से हाथ खड़ा कर ले। ऐसे लोगों की संख्या 5 है, वो भी हाथ नीचे चला गया। आप भी नफरत करते हो पाकिस्तानियों से? ठीक है, बढ़िया है। और अमेरिकन से कौन नफरत करते हैं आप में से? वो नहीं करते हैं, ताकतवर देश है ना, वो ठीक रहता है। वहाँ के लोग गोरे भी होते हैं, अमीर भी हैं, अच्छे लोग होते हैं, है ना। बेशक वो डोनाल्ड डक राष्ट्रपति वहाँ का, बेशक, लेकिन तब भी, सॉरी ट्रम्प, लेकिन आपको तभी अच्छा लगता होगा। चलिए, अच्छा, पाकिस्तानी खराब लगने वाले 4-5 लोग हैं ना। ये बताइए कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए, कोई पाकिस्तानी गजल सिंगर सोच पा रहे अच्छा सा? कौन? मेहदी हसन, आतिफ असलम, अच्छा, राहत फतेह अली खान, वाह वाह वाह, नुसरत फतेह अली खान, वो चला गया अब तो, जो जिंदा है। हाँ, आतिफ असलम, हो गया, आतिफ असलम। अच्छा, लड़कियां ये बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा फिल्मी हीरो है जिसको देख के जान निकल जाती है? ऐसा कौन है? मवाद खान, फवाद, ओ सॉरी, मुझे लगा मवाद खान है, सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, मेरी ऐसी राय नहीं थी, ठीक है। तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे लगा शायद ये नाम होगा। तो फवाद खान की ख्याति इस समय है कि भारत की अधिकांश लड़कियां उस पर जान छिड़कती हैं ऐसे करके, क्योंकि उसको लेके उतना स्मार्ट हीरो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। ऐसा मैंने कई लड़कियों को मुझे सुना, छोटी बच्चियों को सुना है, वो भी उसकी दीवानी है बहुत सारी। ठीक है, लड़के लोग बताएं कि पाकिस्तान कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसको देख लगता हो कि ये इंडियन एक्ट्रेस से बेहतर है। बाकी तो सुन लो पूरा पहले भाई। हाँ, बताओ। हिना रब्बानी, ये एक्ट्रेस का नाम है? और ये बोलते हुए उंगली क्यों काट रहे हो अपने मुंह में?
चलिए चलिए चलिए, ये बोलते हुए उंगली काट रहे थे मुंह से, हाय में शर्म से लाल हुई, क्या बात है। इस उम्र में आप लोग शर्माएंगे तो फिर कैसे कैसे। चलिए, मेरा भाव ये था ही नहीं कि आप नाम बताएं, भाव था कि आप कोई नाम जानते कि नहीं जानते, आप नाम जानते काफी है, ठीक है। अब मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ, अब सिचुएशन पे गौर कीजिए, ठीक है। एक भारत का हिंदू लड़का है जिसको पाकिस्तानी घोर नापसंद है और पाकिस्तान के मुसलमान तो और नापसंद है, किसी के पाकिस्तानी होने के नाम से नफरत है उसको। एक दिन मेट्रो में जा रहा था, सामने हिना रब्बानी आ गई और ये शर्माने लगा। हिना ने उससे पूछा कि मैंने सुना बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तानी मुसलमानों से। अरे आपकी बात अलग है जी, आप तो आप हो, आप पाकिस्तानी थोड़ा हो, आप तो बाई चांस वहां पैदा हुए, बाकी तो सोच के पैदा हुए थे, आप तो बाई चांस पैदा हो गए। आप नहीं, आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, आप हिना रब्बानी हो। ये क्या खेल हो रहा है। जिस आदमी को पाकिस्तानियों से मुसलमानों से नफरत थी, वो पाकिस्तान की एक मुसलमान स्त्री को देखते ही इतना द्रवित हो गया कि सारी नफरत खत्म हो गई उसकी। अच्छा, अट्रैक्शन कहते हैं इसको, हाँ इसको अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुत ताजा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इसको अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लीजिए, कोई हिंदुस्तानी है वो कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी से बहुत नफरत है, ये ऐसे होते हैं, गंदे होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं, नरक भी गंदा हो जाएगा इनके जाने से। इतने में सामने आ गया आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान की आवाज़ कान में पड़ जाएगी, हाँ क्या आवाज़ है। और उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की आवाज़। आप कहेंगे यार ऐसे मत बोलो, गाओ बस तुम गाओ। ये जो खेल हो रहा है ना, ये खेल क्या हो रहा है, कुछ एटीट्यूड जनरल होते हैं। जनरल का मतलब किसी समुदाय के बारे में है, किसी देश के बारे में है, कम्युनिटी के बारे में है, सोसाइटी के बारे में है। और स्पेसिफिक का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में है। और जब कोई कहता है कि इसका एटीट्यूड बिहेवियर लिंक कमजोर है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जनरल एटीट्यूड की परीक्षा स्पेसिफिक एग्जाम्पल से कर रहे होते हैं। और इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि एटीट्यूड के बारे में पहले ध्यान से देखो कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। जनरल एटीट्यूड की परीक्षा जनरल बिहेवियर से करेंगे तो आप पाएंगे कि लिंक स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्पेसिफिक एटीट्यूड का स्पेसिफिक बिहेवियर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिंक मिलेगा। लेकिन यदि एटीट्यूड और बिहेवियर में से एक जनरल है और एक स्पेसिफिक है, चाहे जनरल स्पेसिफिक चाहे स्पेसिफिक जनरल, इनमें से कुछ भी एग्जांपल हो, तो आप पाएंगे कि लिंक कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको राहत फतेह अली खान की आवाज अच्छी लगती है, ये स्पेसिफिक एटीट्यूड है, और राहत फतेह अली खान के प्रोग्राम में जाने का मौका मिल गया आपको, कोई कह रहे कि मेरे पास पास है, चाहिए क्या, आप तुरंत बोलेंगे हाँ जरूर चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक एटीट्यूड था, स्पेसिफिक बिहेवियर की अपेक्षा थी, आपने ठीक वही बिहेवियर किया जो आपका एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड जनरल है, पाकिस्तानी खराब होते हैं, और किसी ने ये सोच के कि पाकिस्तानी से खराब लगते हैं, राहत फतेह अली खान के कार्यक्रम के बारे में आपको बताया ही नहीं कि आपको खराब लगते हैं। और बाद में आपको पता लगा, आपने कहा बड़े बदतमीज आदमी हो, बताया कहीं नहीं तुमको। और फिर उसने कहा कि क्योंकि आपने कई बार घोषित रूप से कहा कि पाकिस्तानी सबसे खराब कौम होती है, तो मुझे लगा कि आप कहीं आ जाके चप्पल पर फेंक दे, इसलिए आपको नहीं बताया। आपने कहा पाकिस्तानी सच में वैसे थे, मैं तो राहत फतेह अली खान था। यहाँ क्या हो रहा है, जनरल एटीट्यूड खराब है, और उस जनरल के भीतर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एटीट्यूड सकारात्मक है। इसलिए जनरल से स्पेसिफिक या स्पेसिफिक से जनरल का अनुमान करेंगे तो लिंक वीक ही निकलेगा। जनरल से जनरल का फैसला कीजिए, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक का फैसला कीजिए, तो लिंक कैसा निकलेगा, स्ट्रॉन्ग निकलेगा। एक ये सावधानी पिछले कुछ समय से सोशल साइकोलॉजी में बरती जाती है, हाँ या ना। एक अंतिम बिंदु, इन सब बिंदुओं से अंतर क्या है, क्यों टूटता है लिंक, इसमें परीक्षक की दिक्कत हो सकती है। मतलब ये भी दिक्कत जो है ना स्पेसिफिसिटी वाली, ये भी परीक्षक की ही दिक्कत है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और वीकनेस, लिंक क्यों टूटता है, क्योंकि जो परीक्षण करता है या परीक्षण विधि है उसमें एक समस्या हो सकती है, परीक्षण विधि में त्रुटि हो सकती है। और परीक्षण विधि में त्रुटि, केवल एक छोटी सी त्रुटि की बात मैं कर रहा हूं, वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी के एटीट्यूड का परीक्षण किया एक खास समय में, और एटीट्यूड बिहेवियर लिंक का परीक्षण किया उसके काफी लंबे समय के बाद। तो एटीट्यूड का परीक्षण और एटीट्यूड बिहेवियर लिंक का परीक्षण, अगर इन दोनों परीक्षणों के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा है, तो संभावना बनती है कि रिजल्ट ये आएगा कि लिंक वीक है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे आप जब अपने शहर से दिल्ली आ रहे थे या गांव से दिल्ली आ रहे थे, मान लीजिए उस समय किसी ने आपके एटीट्यूड का परीक्षण किया और उसमें कुछ हिंट देखे सामंतवाद के, कुछ हिंट देखे जातिवाद के, कुछ हिंट देखे नस्लवाद के, और संयोग से फिर आप पढ़ने के लिए आ गए दिल्ली में, यहाँ पढ़े तो वो चीजें कम होती गई। और 3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर से आया, उसने आपका बिहेवियर चेक किया, एटीट्यूड पहले चेक किए हुए थे, बिहेवियर अब चेक किया, और क्या निष्कर्ष निकाला कि एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक कमजोर है। यहाँ कमजोर एटीट्यूड बिहेवियर लिंक है या एटीट्यूड के परीक्षण और बिहेवियर के परीक्षण के बीच के अंतराल ने रिजल्ट गलत निकाल दिया है, अंतराल ने ऐसा कर दिया। तो एटीट्यूड का परीक्षण और बिहेवियर लिंक, या सिर्फ बिहेवियर लिख लीजिए, जिसको एक ही बात है, और बिहेवियर का परीक्षण, यदि इनके बीच में टाइम लैग ज्यादा है, समय का अंतराल ज्यादा है, तो भी यह लिंक कमजोर दिखेगा, जबकि वहां कमजोर है ऐसी आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कमजोर ना हो, इस बीच में एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। आज का बिहेवियर आज के एटीट्यूड से लिंक्ड है, आपने आज का बिहेवियर और 3 साल पहले का एटीट्यूड, इसका लिंक ढूंढा, और क्योंकि इस बीच में उस व्यक्ति के एटीट्यूड में चेंज आ गया, इसलिए लिंक कमजोर दिख रहा है। ये मसला कई बार आता है। तो मनोविज्ञान में सावधानी बरतते हैं कि जब भी आप परीक्षण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि टाइम का लैग बहुत ज्यादा ना हो।
अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच कैसा संबंध होता है, तो आप ये डायग्राम बना के सारी बात लिख देंगे ठीक तरीके से? ठीक है, चलिए बढ़िया। कौन सा वाला बात? टाइम गैपिंग वाली बात? कौन सा? हाँ, जैसे मान लो कि आपका कोई एटीट्यूड चेक करने आया जब आप 3 साल के थे और तब देखा कि रुई का भालू बहुत पसंद है आपको, टेडी बियर, मतलब आप उससे दीवाने हैं। और फिर आपका बिहेवियर चेक करने आया जब आप 25 साल के हो गए, रुई का भालू आपके सामने रखा, देखा आप वहां से गए, आप सुलात बाहर निकल गए, उसने लिखा इस व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक ठीक नहीं है, कमजोर लिंक है। ये निष्कर्ष ठीक है या परीक्षा का दिमाग खराब है? 3 साल की उम्र का एटीट्यूड और 25 की उम्र परीक्षण कर रहा है, समझ गए? तो परीक्षण का समय और एटीट्यूड के परीक्षण का समय आसपास होना चाहिए, बीच में अंतराल समय का ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं? हाँ, ठीक है, चलो। अब एटीट्यूड बिहेवियर लिंक आप समझ गए। एक प्रश्न जो आ सकता है वो है, आपके पाठ्यक्रम में लिखा है एटीट्यूड और थॉट्स के बीच में क्या लिंक होता है? अभिवृत्ति और विचार के बीच का लिंक क्या होता है? तो इसमें 3 बातें समझनी है। पहला ये कि विचार होता क्या है, फिर इन दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात, विचार क्या है। दूसरी बात, विचार अभिवृत्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो विचार का अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव है। और तीसरा से रिवर्स कर लेंगे, अभिवृत्ति का विचार पर क्या प्रभाव है। अभिवृत्ति का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3 बातें हैं, ठीक है। इन 3 बातों से सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। विचार क्या है, इस पर हमने एक बार बात की थी। विचार क्या है? आपको विचार ऐसे ही आते रहते हैं या कोई स्टिमुलस मिलता है तब आते हैं? ठीक। किसी उत्प्रेरक यानी कि स्टिमुलस की उपस्थिति में हमारा जो बौद्धिक आउटपुट होता है, इंटेलेक्चुअल आउटपुट या रिस्पॉन्स कह लीजिए, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दी जाने वाली बौद्धिक अनुक्रिया को विचार कहते हैं। ये बात आप आसान भाषा में समझा भी सकते हैं। मतलब क्या होता है कि स्टिमुलस को देख के आप बौद्धिक प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं, भावनात्मक भी कर सकते हैं और शारीरिक भी कर सकते हैं। भावनात्मक क्या होगी, किसी ने कुछ कह दिया, खटाखट आंख से आंसू बहने शुरू हो गए, एकदम चेहरा लाल हो गया, आंख से आंसू बह रहे हैं, नाक भी नहीं संभल रही, नाक भी बह रही है साथ साथ, आंखों के साथ साथ बह जा रही है, रो भी रहे हैं, रुमाल से पहुंच सुड़ सुड़ कर रहे हैं साथ साथ, अजीब हालत हो गई है। ये जो प्रतिक्रिया है, ये कैसी प्रतिक्रिया है? ये बौद्धिक है या भावनात्मक प्रतिक्रिया है? ये भावनात्मक प्रतिक्रिया है। और शारीरिक या व्यवहारात्मक क्या हो सकती है? किसी ने कुछ कहा, धड़ मारना शुरू किया उसको, ये व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया हो गई। तो प्रतिक्रिया अगर बौद्धिक हो, सिर्फ भावनात्मक नहीं, क्रियात्मक नहीं, उसको क्या बोलेंगे? विचार बोलेंगे। तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बौद्धिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को विचार कहते हैं। बड़ा सरल सा है, मुश्किल तो है नहीं कुछ। फिर कोई आपसे पूछे कि विचार के बारे में थोड़ा सा और बताओ, तो आप कहना कि विचार कई प्रकार के होते हैं। जैसे विचारों में एक प्रकार का नाम है ओपिनियन और एक प्रकार का नाम है बिलीफ। राय भी एक प्रकार का विचार है, ऐसा विचार जिसमें हल्की सी मजबूती है लेकिन अभी उसमें बदले जाने का स्कोप है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और कहने वाला खुद भी इस तरह से कह रहा है कि हाँ, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ कि अभी कौन सा चल रहा है? 19 चल रहा है। 19 चल रहा है ना, अभी अगला इलेक्शन कब होगा? 24 में होगा या फाइनल था? इस बार होगा ना इलेक्शन, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरी इलेक्शन हो गया भारत का, इसके बाद अब नहीं होगा इलेक्शन। तो 2024 के इलेक्शन में आप में से कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे इलेक्शन? लड़ेंगे नहीं? अच्छा, चलो फिर मैं एक और वोटिंग करवा लेता हूं। कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 7 के आसपास है, ठीक है। और कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे? ऐसे लोग ज्यादा मानते हैं। कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे किंतु नहीं जीतेंगे? ऐसे लोग 15 के आसपास हैं। कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी? ये संख्या लड़ेंगे वालों से भी ज्यादा है। क्या बात है। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। चलिए, ये जो सारे हैं आपके ओपिनियन है या बिलीफ है? अगर मजबूती से कह रहे हैं तो बिलीफ है, और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखिए क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे, मुझसे जैसे कोई पूछे कि भाई 24 में क्या होगा, 24 में जो होगा मुझे अभी कैसे पता होगा? 23 साढ़े 23 में देखेंगे, अभी कैसे बताएं? अभी कैसे पता लगेगा? 5 साल में स्थितियों का क्या भरोसा, कब क्या से क्या हो जाए। तो 2-3 साल बाद क्या मिजाज रहता है जनता का, कैसी डेवलपमेंट रहती है, उसके बाद धीरे धीरे जनता का मिजाज, वो तो इलेक्शन के एक दिन 1 घंटे का मसला ज्यादा होता है कि वहां जाके उस समय दिमाग में क्या चल रहा था। तो मुझसे कोई पूछे, किसी के बारे में पूछे, तो मैं कहूंगा यार अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ सामान्यतः, जैसे मुझे कोई पूछे तो मैं कहूंगा हाँ सामान्यतः प्रतीत होता है कि इलेक्शन फिर से जीत जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं साथ में ये जरूर लगा दूंगा कि किंतु अभी तो बहुत लंबा समय है, हजारों स्थितियां बीच में आएंगी, दावा करना मुश्किल है। तो मेरी राय में, मैं जो कह रहा हूँ वो राय है, ओपिनियन है। अगर आप भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से कह रहे हैं तो आपकी भी राय है। यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए, जीतेगा भी मोदी जीतेगा, अगर आप इस मूड वाले आदमी है तो आपकी राय नहीं, आपका विश्वास। लेकिन दोनों ही क्या है? विचार है। एक विचार जो कम मजबूती के साथ है, एक विचार जो ज्यादा मजबूती के साथ है, ठीक है। तो विचार के बारे में इतना लिख के आगे बढ़ जाइए। कोई कहे कि विचार पर निबंध लिखो, तो बोलना विचार कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार, आर्थिक विचार। आपको तो पता है खेल कैसे खेला जाता है।
इससे बिना हमने बोला विचार हर जमाने में हुए हैं, प्राचीन काल के विचार, मध्यकाल के विचार, आधुनिक काल के विचार। इससे बिना तो बोला विचार हर देश में हुए हैं, अमेरिका के विचार, भारत के विचार, इंग्लैंड के विचार, ये विचार, चाइना के विचार, यहाँ के विचार। फिर विचार दो प्रकार के होते हैं, एक जो अंदर ही रह जाते हैं, एक जो बाहर भी आ जाते हैं। तो अंदर के विचार ये हैं क ख ग, और जो बाहर आ रहे वो ये हैं क ख ग। निबंध तो आप किसी भी चीज पर लिख ही सकते हैं, मतलब किसी भी चीज पर लिख सकते हैं, तो उसमें क्या है, विचार पर लिख दीजिएगा। अब आइए असली बात पर, विचार का अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चिंतन वो क्रिया है जिसका रिजल्ट विचार है। विश्लेषण चिंतन की क्रियाओं के विभिन्न पक्षों में से एक है। चिंतन की प्रक्रिया का वह रूप जिसमें किसी जटिल प्रसंग के अलग अलग हिस्सों को अलग करके देखा जाए, वो विश्लेषण है। ठीक, तो विश्लेषण करके भी जो आउटकम आएगा वो विचार ही आएगा। जो बौद्धिक प्रक्रिया है उसका नाम चिंतन कह लीजिए, चिंतन का ही एक सबसेट विश्लेषण हो जाएगा। इन सब से जो आउटपुट आएगा या रिस्पॉन्स आएगा उसको विचार ही कहेंगे। ठीक है, वो वैचारिक पक्ष हुआ। पहली बात है कि विचारों का अभिवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर देखेंगे अभिवृत्तियों का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विचार का अभिवृत्ति पर वही प्रभाव पड़ता है जो राय का पड़ता था या विश्वास का पड़ता था, क्योंकि राय और विश्वास विचार के ही दो प्रकार हैं। तो जो प्रभाव राय का था, जो विश्वास का था, वही विचार का प्रभाव है। आप कहेंगे हाँ बताया तो था, लेकिन याद होता तुम यहाँ के बैठे होते, फिर से बता दो एक बार। हाँ, तो दो प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी भी अभिवृत्ति के बनने की प्रक्रिया में तीन पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कौन सा है, संज्ञानात्मक होता है, दूसरा अज्ञानात्मक, नहीं तीसरा भावनात्मक है, ठीक, और तीसरा क्रियात्मक। क्रिया अंत में ही आती है, इसे बोलते हैं अंतिम क्रिया। ठीक है, तीन पक्ष होते हैं। किसी भी एटीट्यूड में तीन पक्ष होते हैं, और कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो मूल पक्ष है वो संज्ञानात्मक होता है, और संज्ञानात्मक पक्ष हमेशा एक विश्वास के रूप में होता है, और विश्वास अपने आप में एक विचार है। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात ये हुई कि कोई भी एटीट्यूड तब तक बन ही नहीं सकता जब तक एक मूल विचार हमारे पास ना हो। ये बात स्पष्ट है आप लोगों को। कोई भी एटीट्यूड किसी विचार पर ही खड़ा होता है, किसी विचार पे ही टिका होता है, इसलिए विचार किसी एटीट्यूड के बनने की एक पूर्व शर्त है, निर्णायक शर्त है। ठीक है, चलो अब मान लीजिए किसी एटीट्यूड को चेंज करना है, एटीट्यूडिनल चेंज कहते हैं। मैंने एक बार आपसे कहा था कि किसी अभिवृत्ति को बदलने की प्रक्रिया में, क्योंकि उसके तीन हिस्से हैं, एक संभावना है कि सबसे पहले आप संज्ञान को बदलें, दूसरा है कि आप सबसे पहले भावना को बदलें, और तीसरा है कि सबसे पहले क्रिया को बदलें। तो ये बताएं कि किसी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए इनमें से कौन कौन से रूट्स प्रैक्टिकली संभव होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आसान रास्ता कौन सा होता है, संज्ञान को बदल के आप किसी विचार को बदलेंगे तो एटीट्यूड के चेंज होने की संभावना सबसे प्रबल हो जाती है। तो 90% केसेस में संज्ञान के बदलाव से ही एटीट्यूड चेंज होता है, और संज्ञान के बदलने का मतलब नया विचार। तो एटीट्यूड चेंज के लगभग सभी मामलों में विचार के परिवर्तन से ही प्रक्रिया शुरू होती है। मैंने आपसे कहा था कि भावना के परिवर्तन से प्रक्रिया शुरू होना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, क्योंकि हर नई भावना किसी न किसी रूप में किसी नए संज्ञान पे ही टिकी होती है, और जब तक संज्ञान नहीं होगा वो भावना कैसे बनेगी, है ना। भावना जब भी आएगी, संज्ञान का स्रोत बाहर हो चाहे भीतर हो, लेकिन संज्ञान तो चाहिए, उसके बिना कैसे भावना आ जाएगी। जैसे आप किसी से नफरत करते हैं, आपका नेगेटिव इमोशन है, एक समय के बाद मोहब्बत करने लग गया उससे, पॉजिटिव इमोशन हो गया। लेकिन नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन यूं ही नहीं हो जाएगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी राय बदलेगी, कुछ ना कुछ सूचनाएं चेंज होंगी, कुछ विश्वास बदलेगा, कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, तब होगा। इसलिए इमोशंस का चेंज हवा में नहीं होगा, उसके मूल में संज्ञान का परिवर्तन होगा ही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटीट्यूड के चेंज की शुरुआत भावनाओं से तो नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है क्रिया। मैंने कहा था कि यह सोचा जा सकता है कि क्रिया से एटीट्यूड चेंज की शुरुआत हो जाए, यह सोचा जा सकता है कि आपका विचार नहीं उसके अनुकूल, आपको जबरदस्ती एक ऐसी क्रिया करने को बाध्य कर दिया गया जो आपके एटीट्यूड के एकदम खिलाफ था, मजबूरी है, करना पड़ता है। और जब आप उस क्रिया को करने लगे तो करते करते संज्ञान भी चेंज हो गया, इमोशन भी चेंज हो गए, और फिर आपको उस क्रिया में आनंद आने लगा। ये हो सकता है। जैसे कोई खेल खेलने के लिए आपसे आपका नहीं, मेरा मन नहीं है, अरे खेलो ना, नहीं मन है, अरे खेलने के लिए 4 लोग चाहिए, हम 3 हैं, चौथा है नहीं, आके बैठ जा बुद्ध की तरह, कम से कम आजा भाई आजा, दोस्ती में इतना भी नहीं करेगा यार, ये क्या बात हुई, चल बिठाया उसको, फिर क्या देखा, ऐसा पत्ता है, कैसे पत्ता फेंकना है, पत्ते को पत्ता फेंकना मिला, ठीक है, 2-3 बार खिलाया, उसको मजा आने लगा, बड़ा मजा आ रहा है यार। और उसके बाद वो अपने इलाके का सबसे बड़ा जुआरी बना बाद में, कहाँ गया है, तो पेड़ के नीचे खेल रहा है ताश, लौट ही नहीं रहा है। तो उसका मन नहीं करता था, आपने जबरदस्ती एक क्रिया करवाई, और जब क्रिया करवाई तो धीरे धीरे उसके प्रति राय बदली, उसके प्रति इमोशंस आ गए, अनोनस कभी कुछ भी। तो मूल बात ये हुई कि एटीट्यूड बनता है तो संज्ञान यानी विचार से बनता है। एटीट्यूड के चेंज के कम से कम 90% मामलों में उस चेंज की शुरुआत विचार के परिवर्तन से होती है। ये दोनों निष्कर्ष स्पष्ट है आप लोगों को, तो जोर से बोलो, ऐसा लगना चाहिए कि समझ में है। ठीक है, हाँ, ये अकेली ऐसी आवाज है, अंग्रेजों के जमाने में ऐसी आवाज होती ना तो पहले चले जाते अंग्रेज। हाँ भाई, किसी ने कुछ पूछा था, हाँ बोलिए। हाँ, ये हो सकता है कि ताश जबरदस्ती खिलाई, खेला और मजा नहीं आया, उसमें आगे लगाई ताश में उसके बाद, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो ही सकता है। ज्यादा संभावना इसी की है, रेयर संभावना है कि उसका इंटरेस्ट रिवर्स हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं, वाह, चिंतन और मनन में क्या अंतर है, वाह।
मतलब कहने वाले कहते हैं जो मन के भीतर ही भीतर हो लगातार के प्रोसेस में, वो मनन होता है, और चिंतन उससे कम गहरी चीज है। चिंतन में बाहर के इनपुट्स की भूमिका ठीक ठाक होती है, मनन में बाहर के इनपुट्स नहीं होते। मनन केवल मन की भीतरी प्रक्रियाओं में जब मन निमज्जित होता है, उसमें जो चीज आती है उसको मनन कहते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ। नहीं, जब उसको पहली बार देखा, ये कह रही है कि मान लीजिए किसी ने किसी को पहली बार देखा, एक झलक मिली, उससे अट्रैक्शन हो गया, फिर उसके बारे में खूब नेगेटिव जानकारियां मिली, उसके बाद भी अट्रैक्शन कम नहीं हुआ, इसकी व्याख्या कैसे होगी? इसकी व्याख्या ऐसे होगी पीछे कोई यश चोपड़ा बैठा हुआ है कह रहा यही तो प्यार है इसकी एक व्याख्या तो वही है, जब दिल आया क पे तो ख क्या चीज है, एक तो यही व्याख्या है। लेकिन यदि इसकी व्याख्या करनी हो संज्ञान, भावना, इन सब शब्दों के माध्यम से, तो ये है कि जैसे ही किसी ने किसी को पहली बार देखा, उसको देखना, एक छवि को समझना, वो संज्ञान है। उसकी छवि के प्रति प्रेम का भाव, आकर्षण का भाव पैदा हुआ। आकर्षण का भाव देखना भी तो संज्ञान है ना। इंफॉर्मेशन की गैदरिंग किसी भी सेंस में हो, देख के हो, सुन के हो, पढ़ के हो, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन का दिमाग तक पहुंचना, वो संज्ञान है। अब वो इंफॉर्मेशन का कुल मिला के सेट इतना आकर्षक है कि आपको उसके प्रति आकर्षण की अनुभूति होने लगी। इसलिए कोई प्रेम, इसलिए कोई भावना, कोई प्रेम जैसी स्थिति ऐसी नहीं पैदा होती है, उसके पीछे संज्ञान तो होना आवश्यक होता है। आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत हुई? चलिए अब तीसरे पक्ष पर आ जाइए। अभिवृत्तियां विचारों को कैसे प्रभावित करती हैं? अभिवृत्तियों के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? चलो देखो, हमारी अभिवृत्तियां हमारे विचारों पर क्या प्रभाव डालती हैं? अब प्रश्न ये है, बेसिक बात है कि जो अभिवृत्तियां हैं वो तो हैं ही, और जो विचार हैं वो भी हैं ही। ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी अभिवृत्तियां नए प्रकार के विचारों को ग्रहण करने में मददगार हैं या बाधक हैं। तो यदि आपका एटीट्यूड प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, या लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो जिस व्यक्ति के एटीट्यूड्स की जनरल टोन प्रोग्रेसिव होगी, फ्लेक्सिबल होगी, साइंटिफिक होगी, रैशनल होगी, इन सब शब्दों की हिंदी अनुवाद क्या बताएंगे? प्रोग्रेसिव क्या है? प्रगतिशील। दूसरा क्या था? फ्लेक्सिबल, लचीला, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, रैशनल, तार्किक। तो जिस व्यक्ति के एटीट्यूड्स का कॉमन एलिमेंट इस तरह का होगा कि वो तार्किक है, प्रगतिशील है, लचीला व्यक्ति है, वहां नए विचारों के ग्रहण की संभावना ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। वो किसी भी नए विचार को बड़े सहज रूप से लेगा कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है, अरे वाह क्या बात है, टटोलेगा। और यदि उसमें दम है तो पुराने विचार को खारिज कर देगा और नए विचार को स्वीकार कर लेगा। और यदि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स इसके घोर विरोधी हैं, रिग्रेसिव हैं, रिजिड हैं, अनसाइंटिफिक हैं, इररेशनल हैं, इलॉजिकल हैं, फ्यूडल हैं, एथनिक हैं, तो वहां नए विचार की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसलिए किसी सांप्रदायिक, किसी जातिवादी, किसी नस्लवादी को उसके विचार को बदलना आसान नहीं होता है, और स्पेशली अगर उसकी उम्र ठीक ठाक हो गई है। छोटा है तो फिर भी संभव है। अगर कई वर्षों से उस विचार पे चल रहा है और खूब नारे भी लगा चुका है, हरकतें भी कर चुका है, उसके बाद आप बदलना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर सठिया चुका है उसके बाद तो कोशिश करना व्यर्थ है। इसलिए आपके घर में जो जो लोग 60 साल के, उनके एटीट्यूड मत चेंज कीजिए, अपनी ऊर्जा बचाइए, उस पर ध्यान लगाइए, बस व्यर्थ मत कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करते रहिए, हल्का हल्का असर शायद पड़ जाए, बहुत फंडामेंटल चेंज करना मुश्किल काम है। ये तो एक बात हो गई। अब जो दूसरी बात है, अगर हमारी अभिवृत्तियां हमारे विचारों को, नए विचारों को स्वीकार करने से रोकती हैं, तो कैसे रोकती हैं? एक सवाल ये है। तो मैं आपको 5 शब्द बताता हूं, उनमें से 3 की व्याख्या अभी कर रहा हूं, 2 की व्याख्या बाद में करूंगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं एक टॉपिक दूसरा लिख रहा हूं, जिसके 3 हिस्से हम यहां पर लेके आएंगे, और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद के बाद। वो टॉपिक है डिफिकल्टीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। अभिवृत्तियों के बदलाव में आने वाली कठिनाइयां। अगर आप किसी की अभिवृत्ति बदलना चाह रहे हैं, एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो गई होंगी या हो रही होंगी जिस पर आपने ध्यान दिया नहीं है। आप लोग जिस उम्र में हैं, जल्दी ही वो समय आएगा कि अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड चेंज करने की नौबत आएगी। आसान नहीं होता है। मैं आपको ये सिखा दूंगा कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली ठीक होगा या नहीं, चांस की बात है, लेकिन साइकोलॉजी में कैसे बताया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप उसका कितना सावधानी से प्रयोग करते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता रहा हूं कि इस प्रोसेस में गलतियां कौन सी 5 हो जाती हैं, उनमें से 3 हमें इस टॉपिक से लिंक करके समझनी है। यदि आप किसी का एटीट्यूड चेंज करना चाहें तो पहली गलती हो सकती है रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं, बाधा है ये। रिएक्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिघात, एक फिल्म का नाम भी है रिएक्टेंस, ठीक। दूसरी समस्या का नाम है फोर वार्निंग, FORE। और जब भी FOR के बाद E लग जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि भविष्य में कुछ होने वाला है, उसके संकेत में। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्व चेतावनी। पूर्व चेतावनी, ये होती है सेकंड प्रॉब्लम। तीसरी स्थिति हो सकती है जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस।
सिलेक्टिव अवॉइडेंस को हिंदी में कहते हैं चयनात्मक परिहार की समस्या, और हम सब लोग इनमें से किसी न किसी लेवल पर होते हैं। अभी समझेंगे तो आप बताइएगा कि किसी मामले में क्या आप भी इस स्थिति में चले गए हैं। चौथी सिचुएशन हो सकती है बायस्ड एसिमिलेशन। बायस्ड एसिमिलेशन, इसको पक्षपातपूर्ण सात्मीकरण, स्वांगीकरण, आत्मसातीकरण, कुछ भी शब्द कह सकते हैं। तो पक्षपातपूर्ण सात्मीकरण एक शब्द है, चाहे तो उसको आप नोट कर लें। मैं सात्मीकरण लिख रहा हूं, आत्मसातीकरण में वही बात होती है। और पांचवी चीज है एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन जो टीका लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्सीन। जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को ही इनोक्यूलेशन भी मनोविज्ञान में खूब प्रसिद्ध शब्द है। तो इसको अभिवृत्ति टीका हिंदी में करना हो तो कर लीजिए, एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। कभी कोई आपसे पूछे कि किसी का एटीट्यूड बदलने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, बोलना 5 आ सकती हैं, ये 5 लिख के आ जाना। अब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो टॉपिक ये था कि किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियां उसके विचारों पर क्या असर डालती हैं। और मैं समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी अभिवृत्तियां नए विचारों को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होने देती हमें। उसकी वजह क्या होती है? देखो, किसी का एटीट्यूड चेंज करने के जो तरीके हैं अभी हम पढ़ेंगे। एक मोटा सा शब्द नोट कर लीजिए, परसुएशन। परसुएशन का मतलब है उन सारी क्रियाओं का समुच्चय जो किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए की जाती है। समझाना, बुझाना, प्रभावित करना, प्रभाव उत्पादन, फलाना ठिकाना, जो भी शब्द करना चाहें। कोई आपकी राय बदलने के लिए जब भी कोई प्रयास करे, उन सारे प्रयासों के समूह का नाम है परसुएशन। ठीक? और ये 24 घंटे होता रहता है। अब घर पे फोन करेंगे, पेरेंट्स ज्ञान दिए बिना फोन रखते नहीं नीचे, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं। आप भी जवाब में क्या करें, परसुएट कर रहे हैं। पापा ऐसे थोड़ा, तो पापा अरे नहीं मम्मी ऐसे नहीं होता है, अभी परसुएट कर रहे हैं, समझा रहे हैं उनको। कोई रिश्ता आ गया, पापा मैंने कहा बेटे रिश्ता आया है, आपने कहा पापा अभी छोड़ दो ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो, ग्रुप स्टडी करता हूँ, पार्क में, मजाक समझते हो आप, ऐसे रिश्ता विश्ता मत मंगवाया करो अभी। तो फिर आपने परसुएट कर दिया, वो भी सोचा बच्चा बड़ा गंभीर पढ़ रहा है, बेचारा कमरे में पार्क में हर जगह पढ़ता है, तो कितना सीरियस बच्चा है हमारा। फिर आप जैसे ही निकले अपने रूम से, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा है कि इस दिन ये बाबा जी ज्ञान देने वाले हैं 3 दिनों तक। फोटो लगी है और साथ में लिखा है अमेरिकी संसद में ज्ञान दे चुके हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्ञान दे चुके हैं, और दुनिया के 108 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इनके पैर छू चुके हैं, और अभी आपके मोहल्ले में आ रहे हैं ज्ञान देने के लिए। आप नहीं लेंगे तो फिर क्या जीवन है आपका? परसुएट कर रहा है कि आ जाना प्लीज, आ जाना भाई, देखो प्लीज आ जाना, है ना, जरूर आना। ये परसुएट कर रहा है आपको। फिर आप चल ही रहे थे, अचानक किसी ने पर्चा हाथ में थमा दिया, उसमें लिखा कचौड़ी की नई दुकान खुली है पास में, ऐसी कचौड़ी की लोगों की उंगलियां पतली हो गई हैं खाने के बाद, इतना उंगली चाटी है कि उंगली पतली हो गई है उनकी, ऐसा ज्ञापन दिया है। फिर आपको लग रहा है कि भैया तो खाना होगा, और इसी बहाने उंगलियां साफ हो जाएंगी, तो वही चलते हैं, खाते हैं। सब परसुएशन है। टीवी ऑन किया, न्यूज देख रहे थे, बीच में अचानक आ गया कि आपको ये समस्या है, कि आपको ये हो गया है, तो एक बार ये ट्राई कीजिए। याद नहीं रहता है, पढ़ते हैं कि तो भूल जाते हैं, शंख पुष्पी पी के देखिए। आपको लगा अच्छा यही प्रॉब्लम थी, आज जाके समझ में आया कि शंख पुष्पी पीनी इसलिए याद ही नहीं रहता है। फिर अब तुरंत गए शंख पुष्पी लाने के लिए। फिर किसी ने बताया कि आपकी शादी इसलिए नहीं हुई कि आप सांवले हैं, तो गोरेपन की क्रीम लानी होगी उसके लिए। फिर आप जैसे लेने गए तब तक वहां देखा कि उसे बताया गोरेपन की क्रीम लड़कियों की अलग होती है, मर्दों की अलग होती है। लड़की वाली क्रीम लगाते हो, इसी लड़की जैसे हो गए तुम, मर्दों वाली क्रीम लगाओ, शाहरुख खान बता रहे हैं। तो फिर मर्दों वाली गोरेपन की क्रीम ली वहां से, उसको पोता अपने मुंह पे। परिणाम वही का वही, ढक के 3 पाते, लेकिन कम से कम आपको लग रहा है कि प्रयास तो किया। ये सारे विज्ञापन, सारे भाषण, अगर न्यूज भी एक खास टच के साथ है, वैचारिक टच के साथ है वो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लास। ये जो क्लास होती है, मेरी या किसी की भी क्लास, ये परसुएशन का एक बड़ा स्वरूप है। 3 घंटे तक आप घेर के बिठा लेते हैं, और 3 घंटे में आपके विचारों पर इतने हमले